हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 19 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। न्यूज़ में था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी से मिले और गृह मंत्री जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर जो नाकेबंदी है पिछले लगभग 2.5-3 महीने से, उस पर चिंता व्यक्त की। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 राजमार्ग 23 और 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स में भी हमने आपको इनको बताया था डिटेल में, आप वहाँ पे देख लेना कि एक तो NH2 और एक NH37। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप इनको ध्यान रखना। गृह मंत्री जी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना, जो कि ये इस तरह के रास्ते बंद कर देते हैं तो उससे फिर उसमें परेशानी आती है, और चुनाव कराने के समय अनुकूल माहौल रखना और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यह मणिपुर सरकार का संवैधानिक दायित्व है। यह आप सिंपल से इसको कह सकते हैं कि राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है। तो बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं था, बस ये प्रीलिम्स के लिए 2 राजमार्ग के ध्यान रख लेना। बाकी जल्लीकट्टू आज फिर चर्चा में था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेंगे और जल्लीकट्टू की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश लाने के लिए कहेंगे। तो जल्लीकट्टू हम पहले भी आपको बता चुके हैं डिटेल में, आप वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ हिंद महासागर से संबंधित थी, तो ये हमारे काफ़ी काम आ सकती है, इसको देख लेते हैं। न्यूज़ क्या थी उसको देखते हैं। न्यूज़ ये थी कि जो हमारे केंद्रीय MSME मंत्री हैं कलराज मिश्र, उन्होंने हिंद महासागर रिम संघ के सदस्यों के बीच MSME संबंधी सहयोग पर कार्यशाला का उद्घाटन किया और भारत आईओ के सदस्य देशों के साथ MSME संबंधी सहयोग के लिए कल MOU पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक, तो ये सब हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का ये जो शब्द आया है कि हिंद महासागर रिम संघ, यानी कि IORA। आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स में यूपीएससी जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन इस पर पूछे गए थे, एक खाड़ी सहयोग परिषद पे पूछा गया था और एक एशिया पैसिफिक संगठन है उससे पूछा गया था। और संगठन में ज़्यादातर जो मेन क्वेश्चन है वो यही बनता है कि कौन इसके सदस्य हैं कौन नहीं है। तो पिछले 2-3 साल से लगातार यूपीएससी पूछ रहा है, पिछले साल 2 पूछे थे, इसलिए आपको बता रहे हैं। चलिए तो देखते हैं ये है क्या। तो ये जो हिंद महासागर रिम संघ है, इसका पूरा नाम है हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और इसको हिम तक्षेस भी बोलते हैं। ये है क्या, तो हिंद महासागर के जो तटवर्तीय देश हैं उनके बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। और या तो आप ये कह देंगे कि हिंद महासागर के तटवर्तीय देश, या ये कह देंगे कि हिंद महासागर के 3 प्रायद्वीप, यानी कि एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये हिंद महासागर, यहाँ पे ये वाला पोर्शन एशिया, इधर अफ्रीका और नीचे ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों कंटिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। क्यों हैं कि ये जो हिंद महासागर का तटवर्तीय देश हैं इनके बीच में आपस में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, यहाँ मैप में दिखाया गया है, ये देखिए आप, ये है इंडिया। ये जो डार्क ग्रीन है ये कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है कि हिंद महासागर के तटवर्तीय देश। अब इसमें कह रहे हैं कि 21 देश इसमें हैं, तो 21 के 21 तो याद नहीं करे जा सकते। तो फिर वही स्ट्रेटेजी जो हमने पहले बताई थी कि जब बहुत ज़्यादा देश हो तो ये याद कर लो कि कौन देश नहीं है। तो आप ये देखो कि आप इसमें कंफ्यूज किस में हो सकते हो। लिखा है कि हिंद महासागर, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके तटवर्तीय देश हैं। तो इसके तटवर्तीय देश में देखो आप कौन नहीं आ रहा, जैसे कि इस मैप में पाकिस्तान नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। इसमें कन्फ्यूज किया जा सकता है, आप ध्यान रख लो। और तटवर्तीय देश में ये आ रहा है सोमालिया, सोमालिया इसका सदस्य नहीं है, इसको आप याद रख लो। और ये आ रहा है म्यांमार, म्यांमार भी इसका सदस्य नहीं है, इसको आप याद रख लो। तो ये 3 चीज़ें आप याद रख लोगे, इससे आपका काम चल जाएगा। बाकी ये जो संगठन है ये मैप से ज़्यादा अच्छा याद रहते हैं, कि इमेज आपके ध्यान में रह जाती है कि इस तरह से कुछ था, तो नाम ना याद करके इनका मैप देख लेना चाहिए। मैप में आप ध्यान रखो कि यहाँ तक के देश हैं, बाकी ये जो खाड़ी वाला इलाका है इसमें बस कौन है, यमन, ओमान और UAE। बाकी सऊदी अरब ये सब कुछ नहीं है। एक ईरान ध्यान कर लेना कि ईरान है, पाकिस्तान नहीं है, और अफ़गानिस्तान का तो मतलब ही नहीं होता, वो तो ऊपर है। तो 3 चीज़ों से हमारा काम चल जाएगा। नंबर 1 पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार नहीं है, सोमालिया नहीं है। बाकी 7 इसके डायलॉग पार्टनर हैं, ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं। ये दोनों आप याद रख लेना, ये काम आ सकता है कि हिम तक्षेस में 2 प्रेक्षक भी हैं, एक इंडियन ओशन रिसर्च ग्रुप और इंडियन ओशन
टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों को आप याद रख लेना, और बाकी जो 21 सदस्य हैं उनमें से 3 बातें याद रख लेना कि पाकिस्तान, म्यांमार और सोमालिया इसमें नहीं आते हैं। उद्देश्य क्या है तो बता चुके हैं कि सदस्य देशों में सतत और संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना और इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, ये सब बाकी आप इसमें पढ़ लेना। बाकी ये ध्यान रखना आप कि इसमें जो भागीदारी की बात हुई है कि एक दूसरे में भागीदारी बढ़ाएंगे, उनमें 6 अहम क्षेत्रों की पहचान की गई है, तो इसको आप ध्यान रखना। इसको इसलिए भी बता रहे हैं कि ये मतलब इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है, अभी देखेंगे आगे कि कैसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं उनमें नंबर 1 है समुद्री सुरक्षा। आप देख रहे हैं सोमालियन पायरेट और वैसे जो समुद्री डकैती हैं उसके केसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो समुद्री सुरक्षा, जिसके तहत हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दूसरा क्या क्षेत्र है, व्यापार और निवेश का सरलीकरण करना। मत्स्य प्रबंधन, आपदा से जुड़े खतरों को कम करना, जिसके तहत समुद्र में तेल रिसाव की स्थिति में सहयोग करना भी शामिल है। तो ये ऐसा इसलिए भी है कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है इसको आपदा के लिए अधिक सुवेद्य माना जाता है, तो इसलिए। नंबर 5, शिक्षा और विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करना। पर्यटन प्रोत्साहन, बस इसमें जो आप ये फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला, इन चीज़ों को याद रख लेंगे, इससे काम चल जाएगा। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या महत्व है, और फिर भारत के स्तर पे देखेंगे इस पूरे के पूरे क्षेत्र का, हिंद महासागर क्षेत्र का। हिंद महासागर जो है जियोपॉलिटिकल रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस पर यूपीएससी अक्सर पूछता है, आईआर में भी, ज्योग्राफी में भी, तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको देख लेते हैं। महत्व क्या है, इस संगठन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की आबादी करीब 2 अरब 60 करोड़ है, जो दुनिया की आबादी का करीब 1/3 है। तो इसका मतलब इस क्षेत्र में पूरे दुनिया की करीब 1/3 आबादी रहती है, इसलिए भी इसका महत्व है। वैश्विक जीडीपी में 10% इसका योगदान है। विश्व के 2/3 कच्चा तेल, 1/3 प्राकृतिक गैस, 40% सोने, 90% हीरे और 60% यूरेनियम के भंडार इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाकी अपनी भौगोलिक स्थिति और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों की उपस्थिति के कारण वस्तुओं का सर्वाधिक आवागमन हिंद महासागर से ही होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये तो इसका महत्व था कि विश्व के लिए क्या महत्व है कि 1/3 आबादी है, 10% जीडीपी में योगदान है, 2/3 कच्चा तेल, 1/3 प्राकृतिक गैस, इसका मतलब कि ऊर्जा ज़रूरतों के लिए ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से हिंद महासागर का व्यापक महत्व है, रणनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। रणनीतिक तौर पर कैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भारत है वो 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा है, इसलिए भारत के लिए रणनीतिक तौर पर इसका महत्व है। और ये भी कि जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था वो भी सागर के जरिए ही लोग आए थे, तो मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ ये सब देश की सुरक्षा के लिए, तो रणनीतिक दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी अहम है। आर्थिक दृष्टिकोण से क्यों अहम है, आर्थिक दृष्टिकोण से इसलिए अहम है कि भारत का करीब 97% व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है। बाकी हमारी ऊर्जा सुरक्षा, भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ज़्यादातर जो हम तेल गैस आयात करते हैं वो करते हैं खाड़ी देशों से, तो वो भी इसी रूट से आता है, तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बाकी हिंद महासागर से संबंधित आज एक दूसरी न्यूज़ भी थी ये, जिसमें भारतीय जल क्षेत्र में चीनी नेवी की बढ़ती मौजूदगी पर अमेरिका के कमांडर ने भारत को सचेत होने की सलाह दी है। अमेरिकी नेवी में पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को चीन की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र में किसी का कोई निश्चित प्रभाव है तो वह प्रभाव चीन का है, भारत का नहीं। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय नौसेना है वो चीन के मुकाबले विमान वाहक पोतों के परिचालन में ज़्यादा सक्षम है, और चीनी युद्ध विमान पोतों और सबमरीन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ये आप ध्यान रख लेना कि जो चीन युद्ध विमान वाहक पोत और सबमरीन इस क्षेत्र में हैं उनका पता लगाने के लिए भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच सहयोग पर मोहर लगाते हुए एडमिरल ने कहा, हम इस काम पर नज़र रखने के लिए साथ में काम कर रहे हैं। मतलब कि भारत और अमेरिका जो चीन की यहाँ गतिविधियाँ हैं उनको देखने के लिए साथ में काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे बीच में ये एक समझौता हो जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे से साथ में काम कर पाएंगे। संचार संगतता और सुरक्षा करार समझौता, तो इसको आप ध्यान रख लेना कभी अगर इस तरह की बात आए तो, कि अमेरिका के साथ इस तरह का समझौता किया जा सकता है। और ये हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि जो चाइना है वो हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है,
जो हिंद महासागर में भारत के चारों तरफ के क्षेत्र हैं वहाँ पे वो अपने बंदरगाह का निर्माण उसने किया है। बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है, पढ़ लेना। एक न्यूज़ ये है, कल आपको बताया था हमने कि सरकार ने 2 वरिष्ठ IPS अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था और ऐसा करीब 2 दशक बाद किया गया था। अब सरकार ने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को जनहित में बर्खास्त कर दिया है और इससे पहले ऐसा 2014 में हुआ था। और बाकी कल के लेक्चर में हमने डिटेल में बताया था कि लोक सेवा कैसे हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे हटाए जाते हैं। उम्मीद है आप सबने देखा ही होगा। और बाकी एक नई बात यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी इस तरह के कदम उठाने को कहा है। इसका मतलब जो राज्य सेवा से चुनकर कर्मचारी राज्य में आते हैं, केंद्र सरकार भी उनके खिलाफ कुछ इस तरह के कदम उठाए जिससे कि इन सेवा में जो भ्रष्टाचार और निष्क्रियता है वो थोड़ी कम हो। तो इस न्यूज़ को आप पढ़ लेना। बाकी एक छोटी सी न्यूज़ आम बजट से संबंधित थी कि सरकार 1 फरवरी को ही आम बजट प्रस्तुत करेगी। पहले आम बजट 28 फरवरी को पेश होता था, लेकिन इस बार उसको सरकार 1 फरवरी में पेश कर रही है। और जो सरकार और विपक्ष में विवाद था उसके लिए सरकार ने उपाय किया है कि वो 1 फरवरी को ही पेश करेगी, लेकिन इसमें उन राज्यों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की जाएगी जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। और एक छोटी सी न्यूज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से संबंधित थी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने के संदेह में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 80% लोगों ने सामान्य स्कूलों में पढ़ाई की थी, ना कि मदरसों में। तो इस तरह की सोच रखना कि मदरसे आतंकवाद की पाठशालाएं वो एक पूर्वाग्रह है। और वैसे भी कल हमने आपको प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बताया था। उनका स्टेटमेंट था कि भारत आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखता। और अब आपके पास एक फैक्ट भी है, तो कभी भी आप इस तरह की चीज़ों को लिखने से बचें। बाकी एक न्यूज़ थी कश्मीरी पंडितों को लेकर कि लगभग 27 साल के बाद में उनको वापस कश्मीर बुलाने के लिए एक प्रस्ताव कश्मीर की विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास किया है। तो इसको आप इसमें पढ़ लेना। एक छोटी सी न्यूज़ ग्रांड सासो पहाड़ी से संबंधित थी। आप इस पहाड़ी का नाम याद रख लेना बस, ग्रांड सासो पहाड़ी। और यह कहाँ पे है? मध्य इटली में है। ग्रांड सासो पहाड़ी कहाँ है? मध्य इटली में। चर्चा में क्यों था? यहाँ पर एक भूकंप आया, उसके बाद में फिर हिमस्खलन हुआ और वहाँ का कोई होटल है जो कि 2-2.5 मीटर ऊंची बर्फ़ की दीवार से दब गया है। तो इस तरह के जब नाम अक्सर चर्चा में आते हैं तो नाम पे ही पूछ लिया जाता है कि ग्रांड सासो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं। तो आप ध्यान रखना कि मध्य इटली में है। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं 20 जनवरी के करंट अफेयर्स में। गर्भिता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।